तेलंगाना सरकार आज दोनों सदनों में बजट पेश करेंगी। मंत्री हरीश राव विधानसभा में बजट पेश करेंगे। मंत्री प्रशांत रेड्डी को परिषद में पेश किया जाएगा। इस बार बजट 3 लाख करोड़ तक रहने की संभावना है। बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। हरीश राव जुबरे हिल्स टीटीडी मंदिर में पूजा करेंगे और फिर बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। जैसा कि यह चुनावी बजट है, राज्य के विभिन्न वर्ग बड़ी उम्मीदों के साथ इंतजार कर रहे हैं। खास तौर पर चूंकि SC, ST और BC से जुड़ी योजनाएं पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही है और उनका लाभ उन समुदायों तक नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए वे इंतजार कर रहे हैं कि इस बार उनकी आकांक्षाएं पूरी होंगी या नहीं। उन्होंने कहा, SC, ST और BC के विकास के लिए शुरू की गई दलित बंधु कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक और विदेशी छात्रवृत्ति योजनाओं को दिखाते हुए आरोप लगाया जाता है कि सरकार ने अन्य सभी योजनाओं को अवरुद्ध कर दिया है। इस पृष्ठभूमि में चर्चा है कि वर्ष 2023-24 के बजट में कल्याण के लिए राशि बढ़ाई जाएगी या नहीं। मुख्यमंत्री केसीआर ने महाराष्ट्र नांदेड़ के ऐतिहासिक गुरुद्वारे का दौरा किया। इस मौके पर सिख धर्म गुरुओं ने CM केसीआर का जोरदार स्वागत किया। बाद में केसीआर ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। केसीआर को सिख धर्म गुरुओं ने आशीर्वचन दिए। नांदेड़ में आयोजित जनसभा में उन्होंने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। CM केसीआर ने मराठवाड़ा की धरती पर अब की बार किसानों की सरकार का नारा दिया। उन्होंने कहा है कि देश की 42% आबादी किसान है। किसानों को अपनी उगाई फसल बेचनी होगी, तभी यह किसानों का राज्य बनेगा। जब जनता समस्याओं को समझेगी तो हमें मजबूत समझाने वाले नेता जरूर गिरेंगे। उन्होंने कहा है कि भारत गरीब देश नहीं है, भारत बुद्धिजीवियों का देश है। CM केसीआर ने कहा है कि भारत के लिए अमेरिका से ज्यादा आर्थिक देश के रूप में विकसित होना असंभव नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भारत जितनी खेती योग्य जमीन हो। BRS प्रमुख केसीआर ने साफ किया है कि भारत गरीब देश नहीं है, भारत अमेरिका से ज्यादा अमीर देश है। भारत के संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद लोगों को धोखा दिया जा रहा है। भारत जैसी कृषि योग्य भूमि कोई और नहीं है। कहा जाता है कि भारत बुद्धिमानों का देश है। मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया बन गया क्या? किधर गया भाई मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया काम करता तो हर शहर में, भारत के हर छोटे छोटे शहर में चाइना बाजार लगता है। पतंगों का मांझा चाइना से आता है। दीपावली के पटाखे, होली के रंग, दीपावली के दिए, आखिर हम पूजने वाले गणेश मूर्तियां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये सारी चीज चाइना से आते हैं। भाई घरे घर, गांव गांव, गली गली चाइना बाजार लग रहा है। उन्होंने कहा है कि वो दिन आ गए हैं जब हाथों में हल लेना होगा। अपना अभिमान रखने वाले नेता नहीं जीत सकेंगे, उनका हारना तय है। किसानों की जीत होगी। CM केसीआर ने कहा है कि हम कई सालों से उस समय का इंतजार कर रहे थे और अब वह समय आ गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या काम करता है, क्यों कर रहा है, कितना झूठा बात देश के सामने कह रहा है, ये व्यवहार समझ में आना चाहिए, जनता को भी समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं इतना कथा आपको सुनाना पड़ रहा है। कोल इंडिया ने पूरा पैसा भर दिया है, 10, 12, 15 साल हो गया है। सिर्फ 200-250 किलोमीटर रेल लेन बनानी है। रेल लेन बनाओ, वो भी गुड्स ट्रेन का, कोयला जो ले जाएगा। 10 साल 15 साल हो गए, नहीं बनाते, पेंडिंग रखते। उल्टा क्या कहते? केंद्र सरकार हमको, राज्यों के सरकार को हुक्म देता है कि आपको इतना % इंपोर्टेड कोल खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदोगे तुम्हारे ऊपर फाइन डालेंगे, तुम्हारे को सेंट्रल पावर कोटा खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, डरा देते हैं। क्यों भाई, क्या इंटरेस्ट है इंपोर्टेड कोल में? इतना मजाक क्यों है केंद्र सरकार को? इंपोर्टेड कोल सीधा ही अदानी मंगाता है ऑस्ट्रेलिया से। जितना अदानी पे प्रेम है उतना देश पे, जनता पे होना चाहिए, किसानों पे होना चाहिए। क्यों ठोक रहे हो राज्यों के सर पे? और हमारा कोयल मिलता है, इंडियन कोल मिलता है, वो चाहे वेस्टर्न कोल फील्ड।
केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचानने के लिए खेलो तेलंगाना जीतो तेलंगाना का आयोजन किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में खेल उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। किशन रेड्डी ने खेल उत्सव से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार मैदानी स्तर पर युवाओं की खेल क्षमता को विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। किशन रेड्डी ने बताया है कि इस महीने की 21 से 23 तारीख तक क्रिकेट, खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दोहराया है कि एक स्वस्थ देश में तेजी से आर्थिक विकास होता है। उन्होंने किम्स अस्पताल और स्वर्ण भारत ट्रस्ट के तत्वावधान में स्वर्ण भारत ट्रस्ट मुंचिनतल में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, किम्स हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर भास्कर राव समेत कई गणमान्य लोग ने हिस्सा लिया। स्वर्ण भारत ट्रस्ट के तत्वावधान में यूरो स्त्री रोग, पाल्मोनोलॉजी, जनरल मेडिसिन, हियरिंग जैसे विभागों में 500 से अधिक लोगों की निःशुल्क जांच और रिपोर्ट दी जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने किसानों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए स्वर्ण भारत ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं की सराहना की। उन्होंने तनाव मुक्त जीवन के लिए शारीरिक गतिविधि और योग के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का आह्वान किया। बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने आरोप लगाया है कि हाल ही में ट्रांसफर किए गए 93 आईपीएस अफसरों में से एक को भी अहम पद नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में आईपीएस अधिकारियों को प्राथमिकता वाले पद नहीं दिए जाते हैं। रघुनंदन ने रूबरू के दौरान कहा है कि डीजीपी, एडिशनल डीजीपी, आईजी हैदराबाद रेंज जोन के सबसे प्राथमिकता वाले पद भी बिहार के लोगों को दिए जा रहे हैं। 14 साल तेलंगाना समाज पूरा तेलंगाना लोगों के जो अन्याय हो रहा उसके खिलाफ में लड़ा था। तेलंगाना आए तो तेलंगाना लोगों को इंसाफ होता बोल के लड़ा था। मगर तेलंगाना आने के बाद 8 साल के बाद भी तेलंगाना आईपीएस ऑफिसर्स को इंसाफ नहीं हो रहा। जो लोग बिहार से आया, जो लोग नॉन तेलंगाना से आया, उन लोगों को प्राइमरी पोस्ट अलॉट करके तेलंगाना समाज में से जो आईपीएस ऑफिसर्स आया उन लोगों को नाइंसाफ़ी हो रहा। थोड़े दिन के पहले जो ट्रांसफर्स हुआ 93 आईपीएस ऑफिसर्स, उसमें पूरा तेलंगाना हेड ऑफ द पुलिस फोर्स बोल के 4 जगह अच्छा पोस्टिंग रहता, वो पूरा पोस्टिंग भी बिहार वाले को देके तेलंगाना आईपीएस ऑफिसर्स को सफ़र करना चाह रहा। उसीलिए आपका डीएनए तेलंगाना का डीएनए है, नहीं बिहार का डीएनए है बोल के लोगों को थोड़ा डाउट आ रहा। थोड़ा आगे पीछे देख के ये ट्रांसफर में जो कुछ भी गलती होगा उसको रेक्टिफाई करो। जो आदमी आंध्र प्रदेश का कैडर का आईपीएस है मिस्टर अंजनी कुमार, उसको जल्दी से जल्दी, जैसा सोमेश कुमार को बदली किया आपने, वैसे ही हाईकोर्ट ने आपको डांटने से पहले ही अंजनी कुमार डीजीपी ऑफ तेलंगाना को आप आंध्रा को ट्रांसफ़र करो। कोई भी तेलंगाना ऑफिसर को कुर्सी में बिठाओ। क्यों बोले तो द ब्लड ऑफ द तेलंगाना इज़ फॉर द तेलंगाना पीपल ओनली। तेलंगाना लड़के 1200 लोग मर के लाए, सो तेलंगाना में भी नॉन तेलंगाना वाला आके हमारे ऊपर जुल्म कर रहा बोले तो ये थोड़ा तेलंगाना ऑफिसर्स के लिए नाइंसाफ़ी बोल के मैं सोच रहा हूँ। पूर्व सांसद बुर्रा नरसैया गौड़ ने बीआरएस सरकार पर निशाना साधा है। आरोप है कि कालेश्वरम के नाम पर गलत हिसाब दिखाकर राशि निकाल ली गई। उन्होंने कहा है कि कालेश्वरम देश की सबसे भ्रष्ट परियोजना है। उन्होंने सवाल किया है कि असली कालेश्वरम बांध, चेक डैम कहां है। उन्होंने चुनौती दी है कि क्या केटीआर इस पर चर्चा के लिए तैयार है। आरोप लगाया गया है कि अगर कालेश्वरम से 30,000 एकड़ में सिंचाई होती है तो 40,000 एकड़ बैक वाटर में डूब जाएगा। बुर्रा ने आरोप लगाया है कि कालेश्वरम के माध्यम से जमा धन का उपयोग महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए किया जा रहा है। केटीआर को बिठाओ, हमारा बंडी संजय को बिठाओ, हमारे लक्ष्मण साहब को बिठाओ, किसको भी बिठाओ, इससे अच्छा करेगा। पहले आप बात समझ लीजिए। केसीआर के आने के बाद नहीं, तेलंगाना आने के बाद। दूसरी बात, तेलंगाना मॉडल बोलते रहते, क्या मॉडल है जी? आपने बिना एक प्रोजेक्ट बनाए 5 लाख करोड़ खर्चा करे, बिना एक प्रोजेक्ट बनाए 5 लाख करोड़ का खर्चा आप उठाया। किधर खर्चा करे जी? किधर छुपाए? दिखाइए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट बोल रहे ना, प्रोजेक्ट नहीं है, एक चेक डैम है। पहले समझ लिए।
प्रोजेक्ट क्या है, डैम क्या है, चेक डैम क्या है, पहले समझ लीजिए। और आप एक बार पढ़ लीजिए, एक बार गूगल में जाइए, तेलंगाना इरिगेशन डिपार्टमेंट पर एक पेज निकलता। जब उम्मड़ी आंध्र प्रदेश, कंबाइंड आंध्र प्रदेश में 66 मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, 66 प्रोजेक्ट बने। अब जो देख रहे ना सिरसिल्ला में या नॉर्थ तेलंगाना में SRSP प्रोजेक्ट, एल्लमपल्ली, LMD, MMD, UMD, దేవాదుల, సీతారామ, శ్రీశైలం, జూరాల, నెట్టంపాడు, కలవకుర్తి लिफ्ट इरिगेशन, ये पूरा मूसी प्रोजेक्ट, खड डैम, सिंगूर, निज़ाम सागर, बोलूँ ये पूरा कौन बना है जी? कंबाइंड आंध्र प्रदेश में बने ना। तेलंगाना बनने के बाद क्या बनाए? एक दो छोटा रिजर्वायर के बिना। हैदराबाद शहर में आग लगने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दूसरे दिन हुए डेक्कन मॉल हादसे को भुलाए जाने से पहले एक और बड़ा आग हादसा हुआ। हैदराबाद शहर में कुछ और घटनाएं हुई। एक ही दिन में 2 आग लगी थी। आग टायर के गोदाम और डेकोरेशन के गोदाम में फैल गई। वनस्थलीपुरम में एक टायर के गोदाम में आग लग गई। टायर रिबर्टन कंपनी सहित गोदाम में आग लग गई और घने धुएं से स्थानीय लोगों का दम घुटने लगा। स्थानीय लोगों की जानकारी के अनुसार दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर दमकल की 3 गाड़ियों से आग पर काबू पाया है। उधर चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन अंतर्गत बागलिंगमपल्ली डेकोरेशन गोदाम में आग लग गई और दमकल कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर 1.5 घंटे तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। गोदाम में थर्माकोल, फाइबर, प्लास्टिक, लकड़ी और स्पंज से संबंधित सामान था और आग बड़े पैमाने पर फैल गई। दमकल विभाग के कर्मियों ने करीब 6 दमकल वाहनों से आग पर काबू पाया है और आग की घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सभी ने राहत की सांसें ली है। हालांकि संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। अधिकारियों ने शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया। गोदाम में अग्नि सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं था। दमकल अधिकारियों ने कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन काला धुआं अब भी उठ रहा है। मामले की जानकारी लगते ही मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है। अधिकारियों से हादसे के बारे में पूछा गया। इस बीच आग में बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और अधिकारियों ने इमारत को गिराने का फैसला लिया है। हालांकि हैदराबाद में लगातार हो रही आग की घटनाओं पर व्यापक चिंता व्यक्त की गई है। हादसे की वजह गोदाम वाले व्यापारी फायर सेफ्टी डिवाइस नहीं रखने पर लापरवाही प्रतीत हुई है। आग की श्रृंखला को लेकर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव गंभीर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आग की कितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है, कारोबारियों में कोई बदलाव नहीं आया है। हादसों का सिलसिला देखकर भी होश में आना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अब कोई भी व्यवसायियों को यह नहीं कहेगा कि गंभीर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर कोई दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो कौन नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं है। मंत्री ने सुझाव दिया है कि कारोबारियों में बदलाव होना चाहिए। गर्मियां आ रही है, इसलिए सतर्क रहे। उन्होंने कहा है कि आग से होने वाले खतरों को लेकर एक कमेटी पहले ही गठित की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि एक उच्च स्तरीय बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद में हजारों गोदाम नियमों के खिलाफ चल रहे हैं। मंत्री तलसानी ने गंभीर चेतावनी जारी की है कि आने वाली गर्मियों में और दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। शहर के कई गोदामों में लगातार आग लगने की घटनाओं के संदर्भ में सरकार ने गोदामों पर अहम फैसला किया है। नियमों का उल्लंघन कर चल रहे हजारों गोदामों पर सरकार का फोकस है। इस क्रम में सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर चल रहे हजारों गोदामों के मालिकों को नोटिस जारी करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। नोटिस के बाद नियमों का पालन नहीं करने पर आपराधिक मामले दर्ज करने का आदेश दिया है। डीसीपी वेंकटेश्वरलू ने कहा है कि सेंट्रल जोन में गोदाम मालिकों को नोटिस दिया जाएगा और यह स्पष्ट किया गया है कि अब से व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए पुलिस की अनुमति अनिवार्य है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में बीआरएस द्वारा आयोजित सभा फ्लॉप रही है और वहां के लोगों को वास्तव में केसीआर की परवाह नहीं है। नांदेड़ में 25 दिन से 30 विधायक, 2 मंत्री और 2 सांसद रह रहे हैं। आरोप है कि तेलंगाना के सीमावर्ती जिलों में लोगों को 500 रुपए देकर ले जाया गया। पहले यहां प्रचार किया गया है कि कुछ बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन अंत में जो शामिल हुए वे सभी पुराने नेता हैं। उन्हें अपने गृहनगर में 10 वोट भी नहीं मिलते हैं। तेलंगाना से हजारों बीआरएस पार्टी अंगवस्त्र साथ ले गए। स्टेज पर हाथ में लेकर केसीआर जब खड़े हुए तब कोई भी उसे उड़ाने के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने कहा है कि अगर बीआरएस सत्ता में आती है तो वे 1 साल के भीतर विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 33% तक बढ़ा देंगे और हर विधानसभा परिषद और संसद में 1/3% सीटें आवंटित करने का वादा किया। इस पर सवाल किया गया है कि केसीआर ने इसे तेलंगाना में लागू क्यों नहीं किया। बंडी संजय ने कहा है कि केसीआर का महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के संदर्भ में जो बातें कही उससे ऐसा लगता है कि जैसे राक्षस की जुबान से वेद बोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना देश में किसान आत्महत्या के मामले में 4थे स्थान पर है और गजवेल में किसान आत्महत्या जारी है। संगारेड्डी विधायक और पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष जग्गारेड्डी ने दोहराया है कि भाजपा राज्य में सत्ता में नहीं आएगी, चाहे कितने ही ड्रामे कर ले। जग्गारेड्डी ने आगामी चुनाव में कांग्रेस के सत्ता में आने की मंशा व्यक्त करते हुए कहा है कि लोग भाजपा से ज्यादा कांग्रेस पर भरोसा करते हैं। विधायक ने कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में राष्ट्रीय भावनाओं के संदेश के साथ लोगों को आश्वस्त करने गए कि सब कुछ एक है। उन्होंने साफ किया है कि किसी को भी राहुल की राजनीति आलोचना करने का नैतिक अधिकार नहीं है। जग्गारेड्डी ने कहा है कि विधानसभा में दिए गए भाषण को लेकर हर कोई अलग अलग बात कर रहा है और वह किसी के गुलाम नहीं है और न ही वह किसी के साथ लालच का विचार नहीं रखा है। उन्होंने कहा है कि वह इस बारे में बात करेंगे कि गरीबों के लिए क्या अच्छा किया जा रहा है और चाहे वह कितनी भी मजबूती इस बारे में बात करे उसे अर्थहीन साबित किया जाएगा। जग्गारेड्डी ने बताया है कि विधानसभा के माध्यम से जनता के मुद्दों को सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास किया गया है। यह समझाया गया है कि बीआरएस की राजनीतिक रूप से आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है, जबकि विधानसभा में लोगों की समस्याओं का उल्लेख करना जरूरी है। जग्गारेड्डी ने कहा है कि सदाशिवपेट तक मेट्रो लाइन की मांग की गई है। जग्गारेड्डी ने सराहना की है कि महिलाओं द्वारा केसीआर किट का बखूबी उपयोग किया जा रहा है। जग्गारेड्डी का मानना है कि विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर बीजेपी दबाव में है। एआईसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महेश्वर रेड्डी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर के शासन के दौरान कृषि को नष्ट कर दिया जा रहा है। उन्होंने करोड़ों एकड़ मांगानी की बातों को झांसा बताते हुए उनकी आलोचना की है। केसीआर के शासन में कृषि को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने हैदराबाद गांधी भवन में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोदंड रेड्डी के साथ कृषि विभाग पर कांग्रेस की चार्जशीट जारी की। उन्होंने आरोप लगाया है कि केसीआर के गलत फैसलों के कारण कृषि चौपट हो गई है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि राइतु बंधु के नाम पर किसानों को दी जाने वाली सभी सब्सिडी का बीआरएस ने अच्छा ही उपयोग किया है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमने 3rd चार्जशीट को आज रिलीज़ किया है। एग्रीकल्चर के ऊपर जो चार्जशीट हमने रिलीज़ किया है उसमें 2014 और 18 में जितने भी वादे टीआरएस गवर्नमेंट में किया था सारे वादे झूठे निकले और उसके ऊपर हमने जितने भी वादे उन्होंने कर अमल नहीं किया उसी के ऊपर हमने ये चार्जशीट दिया गया है। और इस चार्जशीट में हमने बताया कि आज इस तेलंगाना स्टेट में 6121 किसान सुसाइड किया है और जितने भी इन्होंने जो लोन वेवर की बात किया था वो लोन वेवर भी आज तक नहीं किया है, सब्सिडीज उतार दिया है। और जितने भी आदमी को जो मदद का रेट परचेस करने का रेट है एमआरपी वो भी एमएसपी रेट भी आज उठा दिया है और किसान को हर तरह से लोन भी नहीं मिल रहा है, किसान को हर तरह से नुकसान हो रहा है। जितने भी इश्यूज है चार्जशीट में हमने दे चुका है और इसका जवाब हमने इस सरकार से मांग रहे हैं। राज्य योजना बोर्ड के वाइस चेयरमैन बोयनपल्ली विनोद कुमार ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी की यह टिप्पणी कि राज्य विधानसभा को समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति शासन आएगा, उनकी यह बातें निराधार है।
राज्य विधानसभा को भंग करने का कोई इरादा या विचार नहीं है। सांसद उत्तम कुमार रेड्डी की टिप्पणियां अटकलें हैं। उन्होंने कहा है कि वह अपने लिए कुछ मानकर गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद कई मौकों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि विधानसभा भंग नहीं की जाती है, बल्कि उन्होंने कहा है कि यह विडंबना है कि उत्तम रेड्डी एक सांसद के स्तर पर लोगों को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। विनोद ने सवाल किया है कि जब विधानसभा भंग करने की कोई योजना ही नहीं है तो राष्ट्रपति शासन का जिक्र क्यों किया जा रहा है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि विधानसभा किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं की जाएगी और ऐसी कोई संभावना नहीं है। प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के पॉल ने कहा है कि तेलंगाना सचिवालय में आग लगने की घटना को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। उन्होंने इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। सीएम केसीआर ने वास्तु पर अंधविश्वास और धुंध से सचिवालय को गिराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने विध्वंस को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सीबीआई निदेशक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्हें इस बात की भनक लगी कि पुलिस उनका फोन टैप कर उन्हें सचिवालय के पास जाने से रोक रही है। उन्होंने आग लगने के पीछे कुछ रहस्य होने की बात कहते हुए सचिवालय को तत्काल क्राइम जोन को घोषित करने की मांग की है। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने कहा है कि उन्हें इस बात का दुख है कि वह तेलुगु में बात नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पेद्दापल्ली जिले के नंदी मेडारम में नवनिर्मित जूनियर सिविल जज कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 40 साल पहले एनटीआर को तेलुगु में बोलते हुए देखा था। अब उन्होंने कहा है कि वह तेलुगु सीखेंगे। उज्ज्वल भुइया ने कहा है कि अदालत के फैसले मातृभाषा में हो तो बेहतर होगा। न्याय सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। दरबार के उद्घाटन के बाद उन्होंने त्रिकोटा मंदिर और नंदी मेडारम में नंदी की विशाल काकतीय काल की मूर्ति का निरीक्षण किया। एमएमटीएस ग्रेटर के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सुविधाजनक परिवहन सुविधा प्रदान करता है। अन्य परिवहन प्रणालियों की तुलना में किराया बहुत कम है। इसीलिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एमएमटीएस परियोजना के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आलोचना हो रही है कि 1150 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को अपने हिस्से की धनराशि आवंटित करनी है, लेकिन वह हिस्सा जारी नहीं किया जा रहा है। काम धीमी गति से चल रहा है क्योंकि राज्य सरकार केंद्रीय अनुदान के बावजूद देरी कर रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर भारत में संकट पैदा करने की फिराक में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने खुलासा किया है कि वे आतंकवादी हमलों की योजना बना रहे हैं। अहम तथ्य सामने आए हैं कि हैदराबाद के शांतिपूर्ण शहरों पर आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। एनआईए ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा साजिश कर रहे हैं। एनआईए ने 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है कि पाकिस्तान ने हैदराबाद में जनसभाओं और जुलूसों पर हथगोले फेंकने का सुझाव दिया था। पाकिस्तान ने अपने हमदर्दों को हथगोले भेजकर हैदराबाद शहर पर लोन वुल्फ हमले शुरू करने की साजिश रची थी। एनआईए ने दावा किया है कि आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा हैदराबाद में आतंकी हमले की योजना बना रहे हैं। एनआईए ने 25 जनवरी को हैदराबाद के 3 निवासियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि पाकिस्तान ने आरोपियों को सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जनसभाओं और जुलूसों पर हथगोले फेंकने का आदेश दिया। राजेंद्र नगर पुलिस ने किसानों के घरों के सामने खड़े ट्रैक्टरों को चोरी करने का खेल शुरू किया है। सीसीएस पुलिस ने हैदराबाद उपनगर के शंकरपल्ली और नारसिंगी इलाकों में ट्रैक्टर चोरी करने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 ट्रैक्टर, कार व 1 दोपहिया वाहन जब्त किया गया है। रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली में एक किसान की शिकायत पर मैदान में उतरी पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने बताया है कि महाराष्ट्र के सैयद के साथ दिलवाकर और कर्नाटक के श्याम व जमीर नाम के लोग आधी रात को कार में रेकी करते थे और घरों के सामने खड़े ट्रैक्टर चुरा लेते थे। बाद में उन्हें लातूर ले जाया गया और निर्दोष किसानों को कम कीमत पर बेच देते थे। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज कर लिया है।